हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका पेपर वन। ठीक है भाई, पेपर वन कल ही है तो बहुत लोग नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनके लिए भाई प्रैक्टिस के लिए कि अगर आपके शॉर्ट आंसर आ रहे हैं, इस तरीके के 9 शॉर्ट आते हैं, आपको जो सारे ही करने होते हैं, अनिवार्य होते हैं, उनमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो हो सकता है कि इन्हीं से फंस जाएँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो विद्यालय भवन निर्माण के सिद्धांत लिखिए, तो किस तरीके का होना चाहिए, तो ये आपको रीड कर लेना है। ये तो आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि भाई अगला प्रश्न आ गया। सेकंड क्या है कि समय सारणी के बारे में लिखना था, तो समय सारणी के बारे में हम लिख देंगे विद्यालय के नियोजन में समय तालिका का विशेष महत्व होता है, और ये प्रधानाचार्य जो हैं वो इस तरीके का संचालन करते हैं। समय तालिका का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आपको थोड़ा ब्लैक पेन का यूज़ करना है, भाई पेपर छूटने ना पाए, ये होता है। ठीक है, फिर एच.जी. स्टैंड क्या कहते हैं, उनका क्या विचार था, डॉक्टर जसवंत का क्या विचार था, उन्होंने समय सूची के लिए क्या बताया। तो इस तरीके से एक आध आपको ये लिख देना है किसने क्या कहा है। फिर प्रश्न जो आपका तीसरा है वो क्या है कि भाई प्रश्न तीसरा में बाह्य प्रशासन और आंतरिक प्रशासन के बारे में पूछा गया। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाह्य प्रशासन क्या होता है, बाह्य प्रशासन जो होता है इसमें नियमों का निर्माण जो होता है वो पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम इन पर निर्धारित होता है। ठीक है, और इस व्यवस्था में सिद्धांत के लिए क्या कर्मचारी वेतन ये सब होता है। ठीक है, फिर आपको लिख देना है कि आंतरिक प्रशासन, आंतरिक प्रशासन में आपका क्या आ जाएगा, तो इसमें जो है विद्यालय के जो नेतृत्व करते हैं वो होंगे, इसका जो क्रियाओं का संचालन कौन करता है। ठीक है, इसमें कर्म आंतरिक प्रशासन में आपके प्रबंधक, छात्र, कर्मचारी, शिक्षक और प्रधानाचार्य, विद्यालय, ये सब आ जाएगा। ठीक है, विद्यालय की व्यवस्था जो करते हैं वो आएंगे। और जो आपका बाह्य प्रशासन था उसमें विद्यालय और प्रयोगशाला, खेल का मैदान, ये सब आ जाएगा। ठीक है, और उत्तर संख्या 4 में आ जाते हैं। 9 शॉर्ट पूछे जाते हैं ना, तो उत्तर संख्या 4 जो है इसमें विद्यालय का वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा क्या थी। भाई वित्तीय से समझ में आ रहा है कि जो जो भी विद्यालय में खर्च होते हैं उसका एक ब्यौरा तैयार किया जाता है, वो कौन बनाता है, उसके स्रोत क्या हैं। तो विद्यालय के वित्त के स्रोत क्या क्या होते हैं भाई, ये लिख देंगे। सार्वजनिक स्रोत लिख देंगे, पहले हम विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के बारे में लिख देंगे कि जो भी आय व्यय का भाव होता है वो विद्यालय वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, इसके विद्यालय वित्त के हम भाई स्रोत लिखेंगे, सार्वजनिक स्रोत, निजी स्रोत क्या क्या होते हैं। भाई निजी में शुल्क आ जाएगा, ये सब लिख देना है। ठीक है, आपको एक बार वीडियो को देख लेना है, काफ़ी क्वेश्चंस आपके इससे फंस जाएंगे। फिर आ गया कि स्वास्थ्य शिक्षा का क्या अर्थ होता है। भाई शिक्षा में स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, आपको ये भी लिख देना है। भाई स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो बच्चा जो है वो शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका लिख देना है। डॉक्टर थॉमस इसके बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है जो हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, सामुदायिक इन सभी आदतों, प्रवृत्तियों का के लिए लाभदायक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा का क्या उद्देश्य है, आपको ये लिख देना है। ठीक है, स्कूलों में थोड़ा एक दो हेडिंग आपको बनाते रहना है। फिर उत्तर संख्या 6 आ गई भाई, संप्रेषण की प्रकृति और विशेषताएं लिखनी। संप्रेषण क्या होता है, नहीं आ रहा है तो संप्रेषण के बारे में लिख दीजिए और उसकी कुछ विशेषताएं लिख दो। भाई संप्रेषण ज़रूरी है, एक दूसरे से ये टू वे में होता है, विचार विमर्श नहीं होगा, संप्रेषण नहीं करेंगे बच्चे तो सीखेंगे कैसे। व्यक्ति संप्रेषण नहीं करेंगे बच्चों से तो बच्चे कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या उसका उद्देश्य है ये सब लिख देना है, आपको रीड लगा देना है। अब मैं पूरा बोलूँगी ना तो जो वीडियो होगा वो लंबा हो जाएगा, आपको पॉज कर करके देख लेना होगा। फिर आ जाएगा कि विद्यालय बजट की क्या प्रक्रिया है, तो बजट की क्या प्रक्रिया है ये लिख देंगे कि बजट की प्रक्रिया विद्यालय में क्या प्रभाव डालती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, उत्तर संख्या हम 8 में आ जाते हैं। इसमें ठीक है, संगठन संबंधी कार्य बोला गया है कि संगठन से जुड़े हुए कार्य के बारे में लिखना था। तो संगठन क्या होता है पहले में लिख देंगे कि प्रशासन जो होता है, शैक्षिक प्रशासन, इसका द्वितीय आधार जो है वो संगठन ही है। भाई संगठन बना के ही हम कोई भी कार्य विद्यालय में कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, इससे जुड़े संबंधित कार्य आ जाएंगे आपके। फिर नवा प्रश्न है आपका, आखिरी शॉर्ट जो है वो है विद्यालय पुस्तकालय, इसके बारे में लिखना था। तो विद्यालय में पुस्तकालय का भाई बहुत महत्व है। ठीक है, ये लिखना है। फिर आपको लिख देना है कि बौद्धिक साहित्यिक का अभिवृद्धि का स्थान है। पुस्तकालय में बालक मानवीय ज्ञान व अनुभवों की
अनुभव करते हैं। खोज का केंद्र है पुस्तकालय। पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है भाई, क्यों होना चाहिए? तो छात्रों के लिए जो एक साहित्य की व्यवस्था है, इसके लिए ज्ञान के व्यापक के लिए, उच्च स्तरीय साहित्य की व्यवस्था के लिए। इस तरीके से आप पढ़ लेंगे तो अपनी लैंग्वेज में आपको आंसर्स लिखने हैं भाई। 2 लॉन्ग लिखने होते हैं भाई। शैक्षिक नेतृत्व जो है ना, आपका पहला चैप्टर ही नेतृत्व, शैक्षिक नेतृत्व या नेतृत्व से जुड़ा एक प्रश्न आपका ज़रूर आने वाला है। तो ये हमने दूसरा सेक्शन किया जिसमें आपका सेकेंड आंसर जो भी है आपका सेक्शन बी है, ठीक है। आपके 2 लॉन्ग आते हैं, उनमें से हमारा पहला लॉन्ग ये है कि शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार को डिस्क्राइब करना था। तो नैतिकता को पहले हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता का क्या योगदान है। इसके लिए आप हेडिंग बना दो, छात्रों के लिए नैतिकता, और शैक्षिक नेतृत्व में प्रशासकों के लिए नैतिकता, शैक्षिक नेतृत्व में शिक्षकों के लिए नैतिकता, ठीक है। इस तरीके से शैक्षिक नेतृत्व में हमने नैतिकता लिख दी, ठीक है, अभिभावकों के लिए। तो इसकी हेडिंग आपको समझ में आ गई नहीं। फिर आ गया कि शैक्षिक नेतृत्व में शिष्टाचार की भूमिका लिखनी थी। भाई शिष्टाचार की भूमिका, इसकी अलग हेडिंग बना दो, छात्र आदर देना, ठीक है भाई। जब शिक्षक छात्र से अच्छा व्यवहार करेगा तो छात्र भी शिक्षक के प्रति अच्छा व्यवहार रखेगा। फिर स्वयं के व्यवहार का विचार करना, और ये छात्रों से काल्पनिक लेखन करवाना है, इसके बारे में भी आप थोड़ा लिख देंगे, केवल मैंने हेडिंग लिख दी। फिर भावनात्मक परिस्थिति का वर्णन, इस प्रकार से आपको हेडिंग अच्छे से याद कर लेनी है, फिर उनके अंदर का तो आप लिख ही लेंगे, है ना। फिर कक्षा कक्ष समस्याओं का समाधान, किस तरीके से कक्षा कक्ष में जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान कर सकते हैं, ठीक है। 3 आर जो होते हैं इनका अध्ययन करके इसमें एक और चौथा आर रिस्पेक्ट को जोड़ देते हैं। प्रत्येक जगह शिष्टाचार का व्यवहार हो, अच्छे मित्र बनाना, ये सब जो है आपके नैतिकता में आ जाएंगे। शैक्षिक, हमने देखा ना शैक्षिक नेतृत्व में शिष्टाचार की क्या भूमिका है, ठीक है। तो शिष्टाचार नैतिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर आपका ये भी प्रश्न आने की बहुत बहुत संभावना है कि शैक्षिक प्रबंधन, ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, और शैक्षिक प्रबंधन के कार्यक्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो हम पहले लिख रहे हैं कि शैक्षिक प्रबंधन क्या है भाई, तो विद्यालय का मुख्य उद्देश्य ही होता है बालक का विकास करना। उसमें बालक के विकास के लिए हमको ज़रूरी है कि हम शिक्षा का प्रबंधन बनाए रखें, ठीक है। इसको 6 भागों में इसके कार्यों को वर्गीकृत किया गया है। तो ये कार्य आपको लिख देने हैं, हेडिंग जितना आप बनाएंगे उतना ही है भाई। कार्य 6 कार्य हैं, उन्हीं की हेडिंग आएगी। नियोजन करना, कोई भी हम योजना बनाते हैं तो सबसे पहले योजना ही, कोई भी कार्य करना होता है उद्देश्य के लिए हम सबसे पहले योजना ही तो बनाते हैं, वही नियोजन। फिर संगठन, योजना बना रहे हैं उसके लिए हमें लोग भी तो चाहिए होंगे, तो हम एक संगठन बनाएं, ठीक है। इस तरीके से आप हेडिंग याद कर लो। फिर आप संगठन क्या होता है उसके बारे में इन्होंने क्या कहा, एलन ने क्या कहा, ये सब तो लिख ही लेंगे। फिर निर्देशन, हमने संगठन बनाया, संगठन में काफ़ी लोग हुए तो हम निर्देश देंगे ना कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। इस तरीके से आप हेडिंग याद करो। फिर उनमें नियंत्रण किस प्रकार से बैठाएं हम, तो विद्यालय में नियंत्रण व्यवस्था तो अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक। फिर समन्वय आ जाएगा। समन्वय से तात्पर्य ये होता है कि संस्था, जो भी संस्था है, स्कूल है, उसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षकों और अन्य जो भी कर्मचारी हैं उनके प्रति जो हो वो समन्वय रहे, ठीक है। फिर आ जाएगा लास्ट में आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन, कोई हमने योजना बनाई, वो सफल हुई या नहीं सफल हुई, उसके लिए हम मूल्यांकन भी तय कर देते हैं। तो ये आपके 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे। एक तो आपका रखा गया शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य क्षेत्र, और दूसरा ये हो गया, ठीक है। पहला रखा गया कि शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शैक्षिक नेतृत्व में शिष्टाचार की क्या भूमिका है। तो इस तरीके से आपके 2 लॉन्ग आएंगे, 9 शॉर्ट आएंगे। तो आपको पूरा पेपर कंप्लीट करके आना है, और ऑल द बेस्ट सभी के लिए, ठीक है। ये एक सैम्पल पेपर था और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मैच करेंगे एग्ज़ाम पे, ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।